जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, जैसा कि आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सर पर शांति दूत बनने का भूत सवार हुआ है और वो आए दिन ये दावे पेश करते रहते हैं कि उन्होंने ये युद्ध विराम करवाया। अभी हाल में इजराइल और ईरान के मामले में भी उनका यही दावा पेश किया जा रहा है। वो बार बार यही कहते हैं कि उन्होंने इजराइल और ईरान में युद्ध विराम कराया। इससे पहले वो भारत और पाकिस्तान के विषय में भी अपना दावा कर चुके हैं और केवल दावा ही नहीं कर चुके, वो बार बार इस बात को कहने से नहीं चूकते कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया, जबकि ये बात किसी भी तरह से न सच है और न इसको सच माना गया है। भारत की सरकार ने और भारत के विदेश मंत्री ने सदैव इसका खंडन किया है। और रही बात ये कि अब इजराइल और ईरान के जो युद्ध के मामले में जितनी भी अभी तक टिप्पणियां आई हैं, देखिए, जब से अमेरिका ने पहले इजराइल के हमले ईरान पर होते रहे, ईरान ने पलटवार हमले किए, बहुत ज़बरदस्त हमले किए, ईरान ने भी काफ़ी तबाही की इजराइल में। और इजराइल के जो खुफिया एजेंसी जो मोसाद के जो एक्चुअली जासूस हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम ईरान के अंदर किया अपने देश के लिए। उन्होंने वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे और जो साइंटिस्ट थे, बड़े खौफ के साए में थे और बहुतों का खात्मा भी हुआ। और साथ में कई शहरों पर, तेहरान पर और बहुत सारे शहरों पर तबाही हुई। लेकिन साथ साथ ईरान का पलटवार भी कम नहीं था, बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत ज़बरदस्त हमले ईरानी मिसाइलों के झेलने पड़े हैं इजराइल को। लेकिन इन सब के बीच जब से अमेरिका ने अपना अटैक किया है, उस समय से चीज़ें बदलती हुई नज़र आई। दुनिया में बहुत से देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उस अमेरिका के हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन भारत अपनी चुप्पी बरकरार रखा। भारत ने अपनी चुप्पी बरकरार रखी और उसने इजराइल और ईरान के युद्ध के संबंध में भी सिर्फ यही स्टेटमेंट देने का प्रयास किया है या दिया है कि डिप्लोमेसी और संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता। यही लाइन जो इंडिया की रही, जिसकी वजह से जब ईरान ने बाद में जब थैंक यू कहा, तो उसने ईरान ने भारत का भी नाम मेंशन किया। भारत का नाम सबसे पहले थैंक यू इंडिया कहा ईरान ने। तो ये डिप्लोमेसी भारत की एक तरह से कामयाब रही, क्योंकि भारत का जो मुख्य उद्देश्य था अपने नागरिकों को ईरान से और इजराइल से, दोनों जगहों से अपने नागरिकों को वहाँ से निकालना, इसमें भारत कामयाब रहा है। और ईरान से भी और इजराइल से भी जो है अपने नागरिकों को निकाला। इवन यहाँ तक कि C-17 ग्लोब मास्टर जा कर के और उसने वहाँ से उनके एयर स्पेस खोला गया वहाँ भारतीय इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ के लिए, और उसमें जो है अपने नागरिकों को लेकर के, और कल वहाँ से ग्लोब मास्टर आया। इस तरह से अब तक 3000 से अधिक जो है नागरिक वहाँ से निकाले जा चुके हैं, करीब 3500 के करीब। और इजराइल से भी लगभग 1000 नागरिकों को इवैक्यूएट किया गया है। तो ये दोनों देशों से भारत जो है अपने नागरिकों को निकालने में कामयाब रहा है। साथ ही एक और डेवलपमेंट आया कि जब चूँकि टर्की ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से खुलकर मदद की है और टर्की खुलकर सामने आया था पाकिस्तान की मदद के लिए, तो इसकी वजह से जो भारत ने जो अपनी डिप्लोमेसी शुरू की है, अभी ग्रीस से अपने सैन्य संबंधों को भारत जो है वो और बेहतर और करना चाहता है और साथ में उनको आगे बढ़ाना भी चाहता है।
इसी बात के मद्देनज़र हमारे भारतीय इंडियन एयर चीफ जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं भारतीय वायुसेना के चीफ, उन्होंने अभी ग्रीस की विजिट की थी और वहाँ उस विजिट का जो मकसद था वो एक्चुअली दोनों देशों की सेनाओं के आपसी जो है सैन्य अभ्यासों को लेकर के और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के संबंध में था कि जिससे कि चूँकि ग्रीस के पास जो है हमारे राफेल और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट हैं, तो आपस में जो सैन्य अभ्यास हैं उनको एक दूसरे को ट्रेन करने में या एक दूसरे से सीखने में इसमें बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ उनके पास जो F-16 भी है, तो F-16 का भी काफ़ी अनुभव हमारे पायलटों को मिल सकेगा कि F-16 की क्या क्या मारक क्षमताएँ किस तरह से हैं और किस तरह से वो अपनी उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं तो उनको समझते हुए हमारे पायलटों को कभी भविष्य में ऐसे मौके जब आते हैं F-16 से निपटने के, तो उसके लिए भी इनको बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। इसी नज़रिए से इस सैन्य संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने से टर्की के थोड़ा सा टर्की को भी एक टेंशन जरूर आगे बढ़ेगी, क्योंकि ग्रीस से संबंध बढ़ाना का मतलब है ग्रीस की जो सेनाएं हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ ये जो एक ऑपरेशन होगा उसका एक अपना महत्व होगा जो टर्की को भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है इस संबंध में अभी चूँकि दुनिया में चीज़ें बहुत मतलब जो है बदल रही हैं। अभी एक एससीओ समिट जो आज हुई है इसकी रूपरेखा जो तैयार हो रही थी, उसमें एससीओ की समिट में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था, उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का पूरा ये मंसूबा था कि जो बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जो ठीकरा है वो भारत के ऊपर फोड़ा जाए। ये पाकिस्तान की मंशा थी और वो ये चाहता था कि उस एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसका मेंशन किया जाए कि वहाँ पर जो एक स्पेशली जो एक ट्रेन हाईजैक हुई थी, उस ट्रेन हाईजैक के मामले को जो है वो चाहता था कि इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक वाला हिस्सा हुआ था उसमें भारत का हाथ है आतंकवादी गतिविधि बताते हुए उसको, और उसको एससीओ की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल करवाने का वो प्रयास कर रहा था। लेकिन भारत का ये स्टैंड था कि उस एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में हमारे पहलगाम हमले और आतंकवादी जो गतिविधियां हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसका स्पेशल उल्लेख किया जाए, इसका उल्लेख हो। और इसी वजह से आज ये जॉइंट स्टेटमेंट जो एससीओ का है वो जारी नहीं हो सका और उस पर हमारे रक्षा मंत्री जी ने साइन करने से वहाँ पे मना कर दिया। तो उस मना करने की वजह से वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था कि कल हमारे जो ये अजीत डोभाल जी वो चाइना की विजिट में गए थे और साथ ही साथ एक और विजिट शशि थरूर जी की हुई है, जो शशि थरूर जी को प्राइम मिनिस्टर से 1 घंटे की मुलाकात हुई और उसके बाद वो सीधे मॉस्को गए और मॉस्को में जा कर के वहाँ पर उन्होंने जो है जो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं यूएनओ के, उनसे जाके वहाँ मुलाकात की है। तो इसलिए अब भविष्य में किस तरह के स्टेटमेंट्स वगैरह इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी होते हैं उन पर विशेष नज़र है कि उनमें क्या मेंशन होता है, क्योंकि उसी से हमारी जो पोजीशन है वो ग्लोबली वो प्रोजेक्ट होती है। तो इस तरह से दुनिया बदल रही है और इसी संबंध में अब चूँकि इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन रसिया से बहुत ही पुराने संबंध हैं और बहुत ही अच्छा रणनीतिक हमारा दोस्त रहा है। तो इस वजह से हमारा भारत का तो ये मानना है कि रसिया हमारा एक मजबूत एलाई है, इसलिए उसके साथ हर तरह का जो हमारा संबंध है वो मजबूत बना रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो इजराइल के साथ संबंध थे हमारे, जो एक तरह से रणनीतिक थे और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, तो उन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे संबंध हैं उनका भी
इसको, क्योंकि कुल मिलाकर के दुनिया में एक चीज़ ज़रूर है, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और जब तक हम अपनी ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे तब तक हमारी बात को कोई गंभीरता से कभी नहीं लेगा और ना ही हमारी बात को उतना महत्व देगा। तो इस वजह से हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा देश है, इसके साथ साथ हमारी जो सैन्य क्षमता है, वो सैन्य क्षमता में जब निरंतर वृद्धि होगी, जैसा कि पिछले एक दशक में काफ़ी हमारे DRDO और इसरो ने रिसर्च करके बहुत उन्नत किस्म के हथियारों को प्रोड्यूस किया है, तो उसी तरह से जब आगे भी ये चीज़ें होती रहेंगी तो उससे हमारा देश सैन्य क्षमता में बढ़ चल कर आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति जब होगी तभी जा करके, क्योंकि देखिए ये जो इजराइल और ईरान की जो युद्ध की जो स्थिति थी, इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देना है। ये इजराइल कभी नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर स्टेट हो, अमेरिका भी नहीं चाहता। अमेरिका ने पहले नेगोशिएट करके और एक टेबल पे डायलॉग के थ्रू इसको करने का प्रयास किया, लेकिन जब ईरान नहीं माना, क्योंकि ईरान धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर बनने के कगार पर पहुंच चुका है, और इवन यहाँ तक कभी बात निकल करके ये भी आई थी कि बहुत जल्द वो न्यूक्लियर स्टेट बन भी जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस अमेरिकी अटैक वो सटीक था या कुछ फेक था, ये प्लान था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी अभी इस समय उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि वो नोबेल पीस पुरस्कार चाहते हैं। इसी वजह से वो हर जगह युद्ध की पहले तो शुरुआत कराते हैं, और शुरुआत कराने के साथ साथ तुरंत आगे आ जाते हैं कि हमने इस युद्ध को रोक पाया, ये प्रदर्शित करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। लेकिन देखिए दुनिया समझ रही है, दुनिया के बड़े बड़े नेता इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से जैसा भी भविष्य में आगे अब कदम हैं वो देश अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो बाकी भारत का ये हमेशा न्यूट्रल स्टेटमेंट रहा है, चाहे वो अब IAEA का जो वो था, उनका उद्देश्य ये था IAEA का कि जो ईरान में जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई उसमें ये निर्णय लिया गया था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी ये आवश्यक है, क्योंकि चिंता का विषय सिर्फ ये है कि किसी ऐसे देश का न्यूक्लियर संपन्न होना वो जिसके साथ आतंकवादियों के संबंध हो या आतंकवाद से, टेररिज्म से कहीं उसका रिश्ता रहा हो, तो ये एक शंका उत्पन्न होती है कि भविष्य में अगर वो न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन अगर कहीं आतंकवादियों के हाथ में चले जाते हैं तो दुनिया का क्या हासिल होगा। इसलिए दुनिया में पीस हो, शांति हो, इसकी वजह से ये मुख्य उद्देश्य यही था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, अभी एक चीज़ ज़रूर देखने का विषय है कि क्या ईरान में किसी प्रकार का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से कहीं किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी तो नहीं है कि जहाँ से वो मतलब किसी प्रकार के घातक रेडियो एक्टिव जिस दिन हुए हों और जो मानवता के लिए कहीं नुकसानदायक हो। लेकिन इसके साथ ही अब आने वाले समय में ये देखना होगा, आज ये SCO की मीटिंग हो गई लेकिन उसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, और इसके साथ साथ अब आगे देश किस प्रकार से अपनी रणनीतिक अभी इजराइल और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चीज़ें चल रही हैं। ईरान में जितने भी जो मोसाद के एक्टिविस्ट को जिनको बंदी बना रखा था उनको वो फांसी देना उसने शुरू कर दिया है। अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ जितने भी मोसाद के जो एजेंट वहाँ पर जो कैप्टिविटी में हैं उनको, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईरान धीरे धीरे करके सभी को फांसी पर चढ़ा देगा। और लेकिन जो इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है उसके एक्टिविस्ट अभी भी इस बात पर लगे हुए हैं कि जितने भी वहाँ पर बचे हुए न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी खैर नहीं, और उनको वो अभी भी ढूंढ करके निशाना बना सकते हैं।
इसके साथ ही आगे आने वाली खबरों पर फिर हम नज़र रखेंगे और अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।